Hello everyone, I am Namrata Jaswal. I am going to teach you M.H. Abraham, a glossary of literary terms. अब मैं आप लोगों को एलेगरी के बारे में बताने जा रही हूँ। एन एलेगरी क्या है? एलेगरी का मीन्स होता है प्रतीक कथा, ठीक है, जिसका सेकंड ऑर्डर ऑफ मीनिंग होता है, ठीक है। इज अ नरेटिव, यह एक कहानी है, वेदर इन प्रोज और वर्स में, और ये कहानी प्रोज में भी हो सकता है, वर्स कविता में भी हो सकता है, ठीक है। एलेगरी एक कहानी है जो कि प्रोज में भी लिखी जा सकती है एंड पोइट्री में, वर्स में भी लिखी जा सकती है। इन विच, जिसमें द एजेंट एंड एक्शन, एजेंट मतलब कैरेक्टर्स, पर्सन या फिर जो उनके एक्शन रहते हैं, और कभी कभी जो सेटिंग होती है वह भी क्या होती है, कंट्राइव्ड बाय द ऑथर, वह काल्पनिक रूप से रखी जाती है ऑथर के द्वारा, टू मेक कोहेरेंट सेंस ऑन द लिटरल और प्राइमरी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। यह प्राइमरी लेवल रखता है अपना, उसका एक कोहेरेंट सेंस रहता है, एक मीनिंग रखता है, ठीक है। ये तो हो गया, कोई भी स्टोरी हो गई। लेकिन एलेगरी में क्या डिफरेंस है? क्योंकि एलेगरी में एक कोहेरेंट सेंस लिटरल तो हर एक स्टोरी में, हर एक प्रोज या वर्स में रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, एट द सेम टाइम टू कम्युनिकेट अ सेकेंड कोरिलेटेड ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस। ये क्या रखता है, ठीक उसी समय जब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मीनिंग रख रहा है, सिग्निफिकेशन रख रहा है, ठीक उसी समय कोरिलेटेड ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस रखता है, ठीक है। मतलब इसके एक हिडन मीनिंग रहता है। वी कैन डिस्टिंग्विश टू मेन टाइप्स, इसके दो मेन टाइप हैं किसके, एलेगरी के, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलेगरी, द एलेगरी ऑफ आइडियाज़। दो टाइप हैं, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलेगरी एंड द एलेगरी ऑफ आइडियाज़। अब देखिए हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलेगरी क्या होता है, इन विच द कैरेक्टर्स एंड एक्शंस आर सिग्निफाइड लिटरली in their turn represent or allegorize historical personage and events। जो भी करेक्टर एंड एक्शन रहते हैं वह उनका खुद का शाब्दिक अर्थ तो रहता ही है कि वह उस करेक्टर को या एक्शन को दिखा रहा है जो इनका नाम है, जो इनका सेटिंग है, लेकिन उसके साथ साथ ही वह किसी दूसरे को क्या करते हैं, रेफरेंस देते हैं, दूसरे को भी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एलेगराइज करता है हिस्टोरिकल, किसी और हिस्टोरिकल पर्सोनेज को या फिर इवेंट्स को। जैसा कि इन जॉन ड्राइडन एब्सलम एंड एचिटोफल में है। एब्सलम एंड एचिटोफल 1681 में इसी प्रकार का है, मतलब यह एब्सलम एंड एचिटोफल है एक हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलेगरी है। द बिब्लिकल किंग डेविड, जो किंग डेविड है, और जो एब्सलम एंड एचिटोफल है, ये रियल कैरेक्टर्स, जो रियल स्टोरी है बिब्लिकल की, ज्यूस की और जिवाइट्स की, जो कि कहाँ के, इज़राइल की स्टोरी है, ठीक है। इसको तो यह बता ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये सेकेंडली यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ल्स सेकंड को और उनके बेटे ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ को। मतलब एक लिटरल मीनिंग हो गया एब्सलम एंड एचिटोफल किंग डेविड, ठीक है, लेकिन जो वो किंग डेविड को चार्ल्स सेकंड के रूप में रखा गया और एब्सलम को ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ के रूप में रखा गया, तो चार्ल्स सेकंड एंड ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ ये आपके क्या हो गए, एलेगराइज्ड हो गए, ठीक है। यह हिस्टोरिकल पर्सोनेज एंड इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किंग डेविड रिप्रेजेंट चार्ल्स सेकंड ऑफ द इंग्लैंड, किंग डेविड जो है चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एब्सलम जो रिप्रेजेंट कर रहा है हिज नेचुरल सन ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ को। एंड द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ एब्सलम रिबेलियन अगेंस्ट हिज फादर, जिस प्रकार से एब्सलम अपने फादर किंग डेविड का अगेंस्ट करता है, ठीक उसी प्रकार एलेगराइज्ड किया है किसमें, रिबेलियन ऑफ मॉनमाउथ अगेंस्ट किंग चार्ल्स सेकंड। उसी प्रकार से मॉनमाउथ ने चार्ल्स सेकंड को क्या किया है, अगेंस्ट रिबेलियन किया है, तो उसकी स्टोरी को एलेगरिकल फॉर्म में लिखा है जॉन ड्राइडन ने। उन्होंने चार्ल्स सेकंड ऑफ मॉनमाउथ का नाम न दे करके किसका नाम दे दिया है, इज़राइल के एब्सलम, एचिटोफेल एंड किंग डेविड के ऊपर यह कैरेक्टर्स को रख करके वो इनडायरेक्टली या हिडनली चार्ल्स सेकंड और मॉनमाउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलेगरी। अब देखिए जो सेकंड आपका एलेगरी का टाइप है, द एलेगरी ऑफ आइडियाज़, इन विच द लिटरल कैरेक्टर रिप्रेजेंट कंसेप्ट। जो भी लिटरल कैरेक्टर्स हैं वो एक कंसेप्ट को दिखा रहे हैं। लिटरल कैरेक्टर है ट्रुथ, वह क्या कंसेप्ट को दिखा रहा है, ट्रुथ। किसी का नाम है सच्चाई, दया, किसी भी रियल लाइफ में आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों का नाम दया है,
तो वो दया एक्चुअली में जब स्टोरी में दया भावना की काम कर रहा हो, दया का कंसेप्ट रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो वो क्या हो जाता है, एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है उस कैरेक्टर का। जो लिटरल कैरेक्टर होता है रिप्रेजेंट करता है कंसेप्ट को, एंड द प्लॉट, और जो प्लॉट है एलेगोराइज करता है, वो जो पूरा प्लॉट है वो क्या किसी सिद्धांत को या फिर किसी थेसिस को, किसी मोरलिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। बोथ ये जो दोनों टाइप्स है एलेगरी के, हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल एलेगरी एंड एलेगरी ऑफ आइडियाज, ये क्या है, मे आइदर बी सस्टेन्ड थ्रू आउट अ वर्क एज, इसमें दो हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये तो सस्टेन्ड हो सकता है या फिर एपिसोडिक हो सकता है। अब सस्टेन्ड क्या होता है, थ्रू आउट द वर्क, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड यू कैन फाइंड द एलेगरी, ठीक है। जैसे कि एब्सलम एंड अचीतोफेल में वो जहाँ जहाँ एब्सलम का नाम आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ को। जहाँ जहाँ किंग डेविड का नाम आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ल्स II को। तो ये थ्रू आउट द वर्क चलने वाला है, सस्टेंड। अब देखिए जो जॉन बनियान का पिलग्रिम प्रोग्रेस है, यह भी सस्टेंड एलेगरी के ही फॉर्म में है। दूसरा जो इसका फॉर्म है वो क्या, एपिसोडिक। एपिसोड क्या होता है, नॉन एलिगोरिकल कोई वर्क है, वह वर्क एलेगरी नहीं है, लेकिन उस पर कहीं कहीं पे कुछ प्लेस पे एलेगरी यूज़ की गई है, तो वो क्या होगा, एपिसोड इन एलिगोरिकल वर्क। अब एपिसोड इन एलिगोरिकल वर्क का एग्जाम्पल क्या है, अ फेम्ड एग्जाम्पल, इसका बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है एपिसोडिक एलेगरी का, द इज़ द एनकाउंटर। एनकाउंटर मतलब होता है सामना, जब एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर ऑफ सैटर्न विथ हिज डॉटर सीन एज वेल एज with death, who is represented allegorically as the son born of their incestuous relationship. इंसेंटुअस रिलेशनशिप समझिए यहाँ पे कि जो सैटर्न है इसकी बेटी रहती है डॉटर, और इन सैटर्न और सीन का इलीगल रिलेशनशिप डेवलप होता है, और उसी से सैटर्न और सीन का डेथ नाम का एक बेटा क्रिएट होता है। तो ये क्या है, ये इनका इंसेंटुअस रिलेशनशिप है, वह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एलेगरी रिप्रेजेंट कर रहा है। यह कहाँ है, जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट बुक 7 1667 में, बुक 2 में इसको डिपिक्ट किया है जॉन मिल्टन ने। इन द सेकेंड टाइप, जो सेकेंड टाइप है सस्टेन्ड एलेगरी ऑफ आइडियाज़, मतलब एलेगरी आइडियाज जो कि थ्रू आउट द वर्क है। अभी सस्टेन्ड हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलेगरी में आपको जॉन ड्राइडेन का एब्सलम एंड अचीतोफेल देखा है। अब सस्टेन्ड एलेगरी ऑफ आइडियाज़ क्या है, सस्टेन में आपका एब्सलम एंड अचीतोफेल है, और एपिसोड में पैराडाइज लॉस्ट का एग्जांपल दिया है ब्राह्म्स में। अब सस्टेन ने एलेगरी ऑफ आइडियाज़ में जो सेंट्रल डिवाइस है वह क्या है, पर्सनिफिकेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़। जो भी अब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ हैं उनका जो पर्सनिफिकेशन है, जो मानवीकरण किया गया है, जैसे वर्चूज़ का किया गया है, वाइस का किया गया, स्टेट ऑफ माइंड का, एंड मोड्स ऑफ लाइफ का, एंड टाइप ऑफ कैरेक्टर का रिप्रेजेंट किया गया है। जो वर्चूज़ हैं, जो वर्चूज़ के कैरेक्टर्स हैं वो किसको रिफ्लेक्ट करेंगे, वर्चूज़, अच्छाई को दिखाएंगे। स्टेट ऑफ माइंड जिस तरह से रहेगा वो उस तरह का सिचुएशन क्रिएट करेंगे। मोड्स ऑफ लाइफ जो है उस प्रकार की सेटअप को देंगे, ठीक है। इन एक्सप्लिसिट एलेगरी, एक्सप्लिसिट मीन्स होता है स्पष्ट, जो स्पष्ट एलेगरी है, जैसे कि सच रेफरेंसेस स्पेसिफिड बाय द नेम गिवन टू कैरेक्टर एंड प्लेस। किसी कैरेक्टर और प्लेस को स्पष्ट रूप से नाम दे दिया गया है, उस नाम के अकॉर्डिंग वह क्या कर रहा है, स्पष्ट रूप से उस भावना को प्रकट कर रहा है। तो क्या हो गया, एक्सप्लिसिट एलेगरी का रूप हो गया। द बनियान पिलग्रिम प्रोग्रेस, जो बनियान का पिलग्रिम प्रोग्रेस है, एलेगराइजेस द क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन ऑफ सैल्वेशन, कि कैसे क्रिश्चियंस जो होते हैं वह मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और यह किसके माध्यम से बताते हैं, बाय टेलिंग हाउ द कैरेक्टर नेम क्रिश्चियन वॉर्न बाय इवेंजलिस्ट, कि जो क्रिश्चियन नाम का कैरेक्टर है, वह नाम क्रिश्चियन नाम का एक कैरेक्टर है जो कि इवेंजलिस्ट द्वारा उसको सचेत किया जाता है, और किस तरह से केवल वो क्रिश्चियन को नहीं, पूरे क्रिश्चियंस को इवेंजलिस्ट सचेत करता है कि आप किस तरह से जो भी आप सीन कर रहे हैं उनका बर्डन आपके शोल्डर्स पे है, आप उसको रिमूव करेंगे हॉली बाइबल पढ़ करके और गुड वर्क कर करके, तो उससे आपका सल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये वांट करता है इवेंजलिस्ट फ्री, वो कहाँ जाता है, द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता रहता है एंड मेक्स हिज वे टू लेबोरसली टू द सेलेस्टियल सिटी, और वो उस रास्ते को छोड़ के कहाँ जाना चाहता है, एक दिव्य जगह, दिव्य शहर, जो कि क्या है, एक पैराडाइज का कंसेप्ट है। इन रूट, रास्ते में ही एनकाउंटर, उसका सामना होता है किसी करेक्टर से, जैसे कि फेथफुल के, होपफुल के एंड जायंट डिस्पेयर। तो ये जो करेक्टर है फेथफुल, होपफुल, जायंट डिस्पेयर, ये करेक्टर्स भी है। इनके साथ साथ इसका एलिगोरिकल फॉर्म, सेकंड ऑर्डर ऑफ मीनिंग क्या आ रहा है, यह जब मिलते हैं, फेथफुल जब मिलता है क्रिश्चियन से तो उसके अंदर फेथनेस आता है, होपफुल मिलता है तो वो उसको आशा दे रहा है, जब उसको निराशा नाम का कोई करेक्टर मिल रहा है तो वो उसको निराश कर दे रहा है, वो पूरी तरह से डिस्पेयर में चला जाता है। एंड पासेस थ्रू प्लेसेस लाइक द स्लफ ऑफ डिस्पॉन्ड, डिस्पॉन्ड मतलब होता है निराशा, स्लफ मतलब होता है दलदल, तो कुछ जगह रहते हैं स्लफ ऑफ डिस्पॉन्ड, जहाँ वो जाता है तो वहाँ पूरी तरह से वह निराश हो जाता है। वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, जहाँ पे वह डेथ को फेस टू फेस देखता। एंड वैनिटी फेयर मतलब क्षणभंगुर संसार, या कि जो संसार में जो भी चीज़ दिखाई गई है वो क्या है, टेम्परेरी है, वो बहुत लंबे समय के लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो उस ये जो प्लेसेस हैं वहाँ पे उस तरह की एक्टिविटीज़ को दिखाया जाता है। अब पैसेज फ्रॉम दिस वर्क इंडिकेट द नेचर ऑफ एक्सप्लिसिट एलेगरी नरेट। तो इस जो ये वर्क है आपका पिलग्रिम प्रोग्रेस, इसमें एक्सप्लिसिट, पूरी तरह से एक्सप्लिसिट एलिगोरिकल नरेटिव आपको देखने को मिलता है। और इसका जो एक फेमस पैसेज है जो कि दिखा रहा है नरेटिव को, वह क्या है, एज क्रिश्चियन वॉज वॉकिंग सॉलिटरी बाई हिमसेल्फ, क्रिश्चियन खुद अकेले जा रहा है। मतलब जब भी आप कोई मोक्ष की प्राप्ति करने जा रहे हैं या फिर कुछ कार्य करने जा रहे हैं तो वो आपको क्या रहना पड़ेगा, आप अकेले ही उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। इसका सेकंड ऑर्डर ऑफ मीनिंग ये है। एंड ही इंस्पायर्ड वन, और वो उसका किसी को क्या करता है, देखता है। अफार ऑफ केम क्रॉसिंग ओवर द फील्ड टू मीट हिम, उसको दूर से कहीं देखता है कोई पर्सन आ रहा है। एंड देयर हेल्प वॉज मीट जस्ट एज दे वर क्रॉसिंग द वे ऑफ ईच अदर, और वह एक दूसरे को से तब मिलते हैं जब एक दूसरे को क्रॉस करते रहते हैं। द जेंटलमैन नेम वॉज मिस्टर वर्डली वाइजमैन, जिस जेंटलमैन का नाम रहता है वो क्या रहता है, मिस्टर वर्डली वाइजमैन। ही ड्वेल्ट इन अ टाउन ऑफ कर्नल पॉलिसी, वह कहाँ रहता है, टाउन ऑफ कर्नल पॉलिसी में, अ वेरी ग्रेट टाउन, और जो कर्नल पॉलिसी है वह क्या है, एक बहुत ही बड़ा शहर है, कस्बा है। एंड आल्सो हार्ड बाई फ्रॉम वेंस क्रिश्चियन केम, क्रिश्चियन जो होता है हार्ड बाई फ्रॉम, वह क्या करता है, उसका कठिनाइयों से क्या होता है, सामना होता है। तो ये उसका एक सेकंड ऑर्डर ऑफ मीनिंग दे रहा है। अब इसके आगे हम देख रहे हैं तो फिर अभी 2-3 चीज़ का ध्यान दियोगे। फर्स्ट था सस्टेन और एपिसोड, तो प्रोज में सस्टेन्ड का एग्जाम्पल आपको दिया था जॉन ड्राइडेन का एब्सलम एंड एचिटोफेल, ठीक है। हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल में आपका एब्सलम एंड एचिटोफेल हो गया, और उसी में आपका आ गया जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। अब जो एलेगरी ऑफ आइडियाज़ में यहाँ पे पिलग्रिम प्रोग्रेस के एग्जांपल्स दिए हैं। अब जो है इसके सेकंड फॉर्म में यहाँ पे क्या कर रहा है, सस्टेन, कहीं कहीं जो एलेगरी यूज़ होगी उसको कह रहा है। तो वर्क दैट आर प्राइमरी नॉन एलेगोरिकल, जो वर्क नॉन एलेगोरिकल है वह उसमें अगर एलेगरी यूज़ हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, एलेगोरिकल इमेजरी, ठीक है। द पर्सनिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ हु परफॉर्म अ ब्रीफ एलेगोरिकल एक्शन, जो वर्क एलेगरी नहीं है वहाँ पे संक्षिप्त रूप से एलेगोरिकल एक्शंस क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट पैसेज, थोड़े से पैसेज हैं, छोटे पैसेज में, फैमिलियर स्टेंसेज, इसके जो फैमिलियर स्टेंसेज एग्जांपल्स हैं आर द ओपनिंग ऑन लाइन ऑफ मिल्टन्स एल एलेग्रो एंड एल पेंसरेसो 1645। मिल्टन का एल एलेग्रो एंड एल पेंसरेसो जो है इसके ओपनिंग लाइन, इसके फेमस एग्जाम्पल हैं। द डिवाइस वॉज, ये जो डिवाइस है एक्सप्लॉयटेड स्पेशली इन अ पोएटिक डिक्शन में यूज़ हुई है ऑफ ऑथर ऑफ द मिड 18th सेंचुरी के। एन
An example so brief that it present an allegorical tableau rather than an action। जो इसके एग्जाम्पल होते हैं एलिगोरिकल इमेजरी के, वह केवल क्या होते हैं, एलिगोरिकल टैब्लू होते हैं, केवल एक चित्र के रूप में आते हैं, किसी एक्शन के रूप में नहीं आते। ठीक है। एज द पैसेज इन थॉमस ग्रे एल रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड 1751, जैसा कि थॉमस ग्रे ने एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड 1751 में दिखाया। क्या दिखाया इन्होंने? कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, कि जो सम्मान की आवाज़ होती है वह क्या, जो साइलेंट डस्ट है, जो खामोश जो धूल है, उसको क्या कर सकती है, जगा सकती है, उड़ा सकती है। और फ्लैटरी या जो चापलूसी है, सूथ, वो क्या करते हैं, सुकून दे सकती है। किसको सुकून दे सकती है? द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, क्या कोई इंसान जो डल कोल्ड ईयर डेथ हो गया, जो मृत्यु को हो गया है, तो जो फ्लैटरी हम करते हैं लाइफ उसकी मृत्यु के बाद, क्या उसको आराम दे सकता है? नहीं। तो इसको वो एलिगोरिकल इमेजरी के रूप में प्रेजेंट करते हैं। एलेगरी इज़ अ नरेटिव स्ट्रैटेजी, ये क्या है, एक नरेटिव स्ट्रैटेजी है, विच में बी एम्प्लॉयड इन एनी लिटरेरी फॉर्म और जेनर, जो किसी भी लिटरेरी फॉर्म और जेनर में यूज़ हो सकता है। द अर्ली 16th सेंचुरी एवरीमैन जो है फेमस एग्जाम्पल है किसका, एलेगरी का। ठीक है। इज़ एन एलेगरी इन अ फॉर्म ऑफ मोरलिटी प्ले में मोरलिटी प्ले के रूप में। द पिलग्रिम प्रोग्रेस इज़ अ मोरल एंड रिलीजियस एलेगरी है। इन प्रोज पिलग्रिम प्रोग्रेस किस में है, प्रोज में है। एडमंड स्पेंसर द फेरी क्वीन फ्यूजेस, फेरी क्वीन में क्या किस टाइप की एलेगरी है आपकी, मोरल है, रिलीजियस है, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलेगरी इन अ वर्स रोमांस देखने को मिलती है। द थर्ड बुक ऑफ जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर्स जो ट्रैवल करते हैं 4 बुक्स में है, लेकिन जो थर्ड उनकी बुक है द वॉयेज ऑफ, जो यात्रा करते हैं कहाँ की, लैपुटा एंड लैगोडो 1726 में। यह क्या करता है, सटायर करता है किसको, अगेंस्ट द फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक पेडांट्री, कि जो लैपुटा एंड लैगोडो जाता है, लैपुटा जो रहता है वह एक फिक्शनल फ्लाइंग आइलैंड है, जहाँ पे जो लोग हैं वह क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के ऑब्जेस्ट हैं, जो मैथमेटिक्स को सब कुछ मानते हैं, एस्ट्रोनॉमी को, म्यूज़िक को और एब्स्ट्रैक्ट थॉट को, और उसके लिए वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और लैगोडो जो है वह क्या है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो पर्सन रहते हैं, वह साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते हैं, और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कॉमन सेंस में यूज़ नहीं करते। तो उसी को क्या किया है इन्होंने, एलिगोरिकल फॉर्म में यूज़ किया है। एंड विलियम कॉलिंस ओड ऑन द पोएटिकल कैरेक्टर 1747, इसमें जो है पोएटिकल कैरेक्टर, जो भी पोएट्स होते हैं उनके बारे में बताए गए हैं। इज़ एन लिरिक पोएम विच एलेगराइज अ टॉपिक इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कैसे उनका जो टॉपिक होता है वह लिटरेरी क्रिटिसिज्म को दिखाता है। पोएट जो है, जो नेचुरल पोएट लिख रहे हैं, नेचर के बारे में लिख रहे हैं, वो एक तरह से मटेरियलिस्टिक थीम का क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं वो सैडिस्टिक टाइप को वो क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने कहा है कॉलिंस ने कि जो एलेगराइज करता है किसको, इन पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, उसके नेचर को, उसके सोर्स को, उसके पावर ऑफ पोएट्स क्रिएटिव इमेजिनेशन, कि कैसे पोएट जो होता है क्रिएट करता है किसी भी पोएट्री को, कैसे करता है उसके पावर से, उसको सोर्स के रूप में देखता है, नेचर को देखता है, तब जाके कहीं वह पोएट पोएम्स को लिखता है। तो यहाँ पे वह पोएट के क्वालिटी को क्या किया है, एलेगराइज्ड किया है। जॉन किट्स मेक्स अ सटल यूज़ ऑफ एलेगरी थ्रू आउट हिज ओड्स टू ऑटम 1820s में इन्होंने क्या किया है, एलेगरी को यूज़ किया है जॉन किट्स ने। कैसे यूज़ किया है, मोस्ट एक्सप्लिसिटली इन अ सेकंड स्टैंजा में, विच पर्सनिफाइज, जो क्या पर्सनिफाइज करता है, द ऑटमन सीजन को किसके रूप में, और फीमेल फिगर के रूप में। ऑटम सीजन को क्या बताया उन्होंने, फीमेल फिगर के रूप में। एमिड द सीन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्वेस्ट, ये जो सीन रहता है या एक्टिविटीज़ कब रहता है, हार्वेस्टिंग का रहता है, और उसके में वह ऑटम सीजन में फीमेल को क्या करते हैं, पर्सनिफाइज कर रहा है एलिगोरिकल फॉर्म में।
Sustained allegory. Sustained means throughout the world, from beginning to end. Was a favorite form in the Middle Ages. Middle Ages में वह favorite form रहा है. Was in produced. ये क्या करता है? Produced करता है. When it produced masterpieces, और ये बहुत सारे masterpiece को produce करता है. और ये जो फॉर्म रहता है वो वर्स नरेटिव मोड में रहता है. मिडिल एजेस में जो सस्टेन एलेगरी है किस फॉर्म में है? वर्स नरेटिव मोड में है. ड्रीम विज़न में, ड्रीम विज़न क्या होता है? कोई जो करेक्टर है वो क्या जाता है? सो जाता है, स्लिप कर लेता है, और उसमें उसकी एक स्टोरी, उसकी जैसे कि हम ड्रीम में कोई स्टोरी मूव करते हैं, उसको अगर हम फॉर्म में, पोइट्री फॉर्म में लिख दें, नरेटिव, तो क्या होगा? मिडिल एजेस की वो वर्स नरेटिव के रूप में इसी तरह से लिखा जाता है. ड्रीम विज़न है इन विच द नरेटर फॉल स्लीप. जो नरेटर रहता है वो क्या जाता है? अचानक से सो जाता है. एक्सपीरियंसेस करता है, एलेगरिकल ड्रीम, और वह जो अनुभव करता है ड्रीम में, वो कैरेक्टर्स जो रहते हैं या फिर जो भी रहते हैं वो एलेगरिकल ड्रीम रहता है. मतलब उसमें जो ड्रीम देखता है उसका मीनिंग लिटरल के अलावा एक सस्टेन, उसके अंदर एक सेकेंडरी ऑर्डर ऑफ मीनिंग भी रहती है. दिस मोड इंक्लूड इन द 14th सेंचुरी. 14th सेंचुरी में यह मोड को क्या भी इंक्लूड किया गया है. दांतेज डिवाइन कॉमेडी जो है ये ड्रीम एलेगरी है. ठीक है. फ्रेंच रोमन डिलारूज, चॉसर्स हाउस ऑफ फ्रेम, विलियम लैंगलैंड, पियर्स ब्लॉमेन. यह ड्रीम एलेगरी है और एलेगरी सस्टेन एलेगरी के अंतर्गत आता है. बट सस्टेन एलेगरी हैज़ बीन रिटन इन ऑल लिटरेरी पीरियड. सस्टेन एलेगरी सभी लिटरेरी पीरियड्स में लिखे गए हैं एंड इज़ द फॉर्म ऑफ सच मेजर 19th सेंचुरी. कुछ मेजर 19th सेंचुरी में लिखे गए हैं, जैसे कि जो ड्रामा हो गए इन वर्स. गोथेस फॉस्ट पार्ट 2, शेलेज प्रोमेथियस अनबाउंड, थॉमस हार्डी द डाइसेस्ट. इन द 20th सेंचुरी द स्टोरीज एंड नॉवेल्स ऑफ फ्रांस काफ्का. अब देखिए जो थॉमस हार्डी की डाइसेस्ट है यह 19th सेंचुरी के फेमस क्या है? सस्टेन एलेगरी है. ठीक है, सस्टेन एलेगरी है. अब देखिए इन द 20th सेंचुरी, लेकिन 20th सेंचुरी में क्या कह रहा है? इन द 20th सेंचुरी द स्टोरीज एंड नॉवेल्स ऑफ फ्रांस काफ्का का जो वर्क है, स्टोरी है, नॉवेल है, कैन बी कंसीडर इंस्टेंसेस ऑफ इम्प्लिसिट एलेगरी. इम्प्लिसिट मतलब अंतर्निहित, मतलब अस्पष्ट एलेगरी है. उसमें एलेगरी को क्या करना? सर्च आउट करना पड़ रहा है. एलेगरी वॉज ऑन अ होल, एलेगरी वॉज on a whole devalued during the 20th century. 20th century में एलेगरी को devalued कर दिया गया था, बट लेकिन was invested with positive values. इसको positive value मिला कुछ थ्योरिस्ट, जैसे कि जो लास्ट क्वार्टर में 20th सेंचुरी में आए थे. ठीक है, लास्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी. द क्रिटिक फ्रेडरिक जेम्सन यूजेस द टर्म, यूज़ करते टर्म टू सिग्निफाइंग द रिलेशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट टू इट्स हिस्टोरिकल सब टेक्स्ट. जितना भी लिटरेरी टेक्स्ट होता है वो उसका हिस्टोरिकल सब टेक्स्ट से रिलेट करता है. जो भी किसी भी पीरियड में जो टेक्स्ट लिखे जाते हैं वह कहीं ना कहीं एलेगराइज्ड करते हैं उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, इट्स पॉलिटिकल अनकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसा फ्रेडरिक जेम्सन का मानना है. एंड पॉल डीमैन elevates allegory because it candidly manifests its artifice. Candidly manifests its artifice. यह क्या आता है? कलात्मकता को क्या करता है? और मैनिफेस्ट करता है. Over what he calls, वह कहते हैं the more mystified concept of symbol. यह क्या है? सिंबल का एक बहुत ही मिस्टिफाइड क्या है? कंसेप्ट है. सिंबल का क्या है? एक मिस्टिफाइड कंसेप्ट है. विच ही क्लेम्स, और एलेगरी को क्लेम करते हैं, सीम्स टू बी प्रॉमिस फास्टली अ यूनिटी ऑफ फॉर्म एंड कंटेंट, थॉट एंड एक्सप्रेशन. कि जो हमारे थॉट्स, एक्सप्रेशन है, कंटेंट एंड फॉर्म है, ये क्या करता है? प्रॉमिस करता है, उसको फॉल्सली क्या करता है? रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल.